हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन वेर एवर यू गाइज आर एंड आई हैव कम अप विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो है हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई फिल्म पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और बहुत ही एक्सपेक्टेड फिल्म थी और बहुत एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म के साथ बहुत ह्यूज थी। शायद ये फिल्म उस एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी। तो क्यों खरी नहीं उतरी और क्या चेंजेस कर सकते थे इस फिल्म में, वो जो मुझे थोड़ी मोड़ी समझ है उसके हिसाब से मैं इस वीडियो में वो एनालाइज करूँगा और अपने कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। और आप लोग जैसा कि हर बार करते हैं अपने कमेंट सेक्शन में या फिर अपने ईमेल्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सॉल्यूशंस और ये चीज़ें कैसी लगी। तो फिल्म डायरेक्ट की थी, लिखी थी और डायरेक्ट की थी चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड राइटर डायरेक्टर हैं इंडिया में। चाणक्य कौन भूल सकता है, जो उन्होंने चाणक्य टेलीविज़न के लिए बनाया था। और YRF जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैनर्स है, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी आदित्य चोपड़ा जी ने। एंड इट वाज अमेजिंग, ग्रेट एफर्ट एंड टू मेक सच अ फिल्म। नॉर्मली हिस्टोरिकल्स वगैरह ये लोग बनाते नहीं हैं, बट उनका पहला अटेम्प्ट था इस लेवल की फ़िल्म बनाने का। तो हैट्स ऑफ फॉर दैट अटेम्प्ट। बट फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे क्यों नहीं हो पाई, वो मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा और सॉल्यूशंस बताऊँगा। बाकी तो लोगों ने बताया ही है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। um, बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये फ़िल्म एक चीज़ का शिकार थी। ये फिल्म सबसे पहले तो इस बात का शिकार थी कि इन्होंने लोगों को एजुकेट नहीं किया उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो से और हिस्टोरिकल सिनेरियो से। इन्होंने अज्यूम किया कि लोगों को पता होगा। नो नो नो, आपको सही ढंग से बताना पड़ता है कि टोटल इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, जैसा कि बताया जाता है नॉर्मली इस तरह की फ़िल्मों में। आप ग्लैडिएटर देख लीजिए, इवन मुग़ल आज़म में भी बताया गया था। और कोई भी ऐसे फिल्म देख लीजिए तो उसमें ये बाकायदा बताया जाता है। ये चीज़ नहीं बताई गई थी सही से कि क्या सिचुएशन है इंडिया की, जयचंद कौन है, पृथ्वीराज कौन है, पृथ्वीराज के पिता कौन हैं, पृथ्वीराज कैसे गद्दी पे आए। तो ये अज्यूम कर ली गई थी बहुत सारी चीज़ें और ऑडियंस को सही से एजुकेट नहीं किया गया था। ये एक एजुकेट करना था, भले ही एक वॉइस ओवर के थ्रू एजुकेट करना था, भले ही एक मोन्टाज के थ्रू एजुकेट करना था, पर करना बहुत बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम ऑडियंस को उस युग में, उस एटमॉस्फेयर, उस सेटिंग में ले जाते हैं कि वो क्या था और क्या नहीं। जो नेगेटिव पॉइंट्स दूसरों ने कहे, मेरा उन सारी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। मैं जो चीज़ है एज इट इज़ मेरी समझ के हिसाब से मैं वो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो एक तो ये थी। दूसरा, जब फिल्म स्टार्ट होती है तो फिल्म की स्टार्टिंग में ही हम दिखा देते हैं कि पृथ्वीराज जो हैं वो बंदी हैं और उनकी आंखें नहीं हैं। तो हीरो का इंट्रोडक्शन हम ऐसे पॉइंट से कर रहे हैं जहाँ पे हीरो हमारा असहाय है और अंधा है। वो इंट्रोडक्शन शॉट है हमारे मेन हीरो का। गिव मी अ ब्रेक। कौन देखना चाहता है इस तरह से अपने हीरो का इंट्रोडक्शन, अपने नेशनल हीरो का इंट्रोडक्शन, एक इतने बड़े राजा का इंट्रोडक्शन, एक इतने बड़े वॉरियर का इंट्रोडक्शन? नो, इंट्रोडक्शन तो ग्रैंड होना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं थी कहानी को फ्लैशबैक में ले जाने की और वापस ऐसा करके दिखाने की। इट वॉजेंट रिक्वायर्ड। पृथ्वीराज चौहान के जैसे कैरेक्टर के लिए एक प्रॉपर ब्रेवरी भरा, जो मासेस को अच्छा लगे, ऐसा इंट्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए था। कोई डाउट नहीं है। असहाय पृथ्वीराज का इंट्रोडक्शन दिखाकर आप करना क्या चाहते थे? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आपने अपने हीरो को असहाय दिखा दिया
फिल्म के स्टार्टिंग में। तो एक जो होप होती है ना, एक चलिए, एक हिस्ट्री जानने वाले कम ही लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हिस्ट्री जानने वाले बहुत सारे लोग होते तो आज फेक न्यूज़ इतनी नहीं चलती। तो हिस्ट्री जानने वाले कम ही लोग हैं। इसमें से 80% लोग जो जाते हैं सिनेमा हॉल में, बिलीव मी और नॉट, उनको नहीं पता होता है कि इनकी पूरी कहानी क्या है। लेकिन आपने उन लोगों को भी बता दिया कि इसकी एंडिंग सैड ही है, सब कुछ खत्म हो गया है, हीरो अंधा हो गया है, विलन को मारे भी तो क्या। तो उनके लिए तो फिल्म होप है ही नहीं ना पूरी फिल्म में कोई, जो नई भी ऑडियंस है। तो वो दे आर गोइंग टू गेट, तो जो एक ऑडियंस को फिल्म के एंड में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, यू टुक आउट दैट सेटिस्फैक्शन कि अरे यार कुछ तो होगा, यू नो समथिंग, इट माइट नॉट बी अ ट्रेजेडी विच अल्टीमेटली इट वॉज। तो वो होप भी आपने ऑडियंस का ले लिया, और वो शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैं नहीं करता ऐसा, और ये एक मेरा सोल्यूशन है, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि वो शायद उन लोगों को पूरी फिल्म में फिर उस लेवल का इंटरेस्ट रहा नहीं, और उस लेवल का वो रहा नहीं कि वो, और जैसा कि इंस्टेंस हुआ है कि बहुत सारे लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने फिल्म छोड़ी है बीच में देखना। जी हाँ। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था, ठीक है। तो पृथ्वीराज का इंट्रोडक्शन, कहते हैं कि पृथ्वीराज बहुत बड़े वॉरियर थे, वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे साउंड सुनकर। क्यों नहीं हो सकता था वैसा कोई इंट्रोडक्शन? ज़रूर होना चाहिए था। शिकार को लेकर होना चाहिए था, नहीं तो कुछ और को लेकर होना चाहिए था। इमोशनल पॉइंट को लेकर होना चाहिए था, रिलीजियस पॉइंट को लेकर होना चाहिए था, राइट? कहीं तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, एक इंट्रोडक्शन बढ़िया ब्रेवरी वाला कि लोगों को लगे आ गया हीरो, और हीरो को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। ह्यूज बिल्ड होना उनका बहुत ज़रूरी था कि कितने बड़े वॉरियर थे। कि अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान 30-32 साल की उम्र से पहले ही मर गए थे। तो ठीक है, अक्षय कुमार जी ने किया, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन ये मैं जैसे अपने व्यूअर्स के ज्ञान में इस बात को डाल, तो इतने बड़े, और तब तक वो 10-12 साल उन्होंने अपनी उसी छोटी सी उम्र में 12-14 साल उन्होंने राज किया था। तो वो कितने बड़े वॉरियर थे, और कितने बड़े वो थे कि एक टीनेज की उम्र से उन्होंने किया था। तो हम बहुत सारी चीज़ें वो हम दिखा सकते थे जो हमने नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई, ये वही लोग बता सकते हैं। एक चीज़ का बार बार उसमें इंस्टेंस आता है कि सोमनाथ मंदिर को महमूद ऑफ गजनी ने लूटा, लेकिन वहाँ पे हम उसके, पृथ्वीराज उसके बहुत बाद जन्म लेते हैं, और पृथ्वीराज हम दिखा सकते हैं कि एक यंग पृथ्वीराज कहता है कि अब मैं नहीं लूटने दूंगा। और उसके बाद जो भी अटैक्स होते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर पे या गुजरात के बॉर्डर पे या उस तरफ से या अफ़गानिस्तान से, तो उनको एक यंग पृथ्वीराज थ्वाट करता है और कहता है कि बस ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे भगवान है, और ये सब मैं नहीं होने दूंगा। जब तक पृथ्वीराज रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। कितना अच्छा होता, तालियां बरसती, सीटियां बजती, और जो भी आपका था वो सारी चीज़ें भी अच्छे से पूरी होती थी, सारे एजेंडास अच्छे से पूरे होते थे। एक बात तो वो हो गई सर, तो ये इनको इंट्रोडक्शन की। दूसरी बात, फिल्म सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो उसके आसपास भी बड़ी सारी पॉलिटिक्स थी कि किस तरीके से वो गद्दी पे बैठे, वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ थ्रेट हमेशा फिल्म में रहता है, कि उन्होंने अपने कज़न्स को, और उन्होंने अपने दूसरे जो पैलेस इंट्रीग था, उस इंट्रीग को ओवरकम करके कैसे वो वहाँ पर बैठे, ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी था, जो कि नॉर्मली इस तरह की फ़िल्मों में दिखाया जाता है, और वो होना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके कैरेक्टर को और भी बहुत सारी डेप्थ देता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पृथ्वीराज चौहान की जो दूसरी चीज़ें थी वो भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी। खैर तो बाद में मैं आता हूँ कि वो दिखाना बहुत 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 ज़रूरी था। जो पृथ्वीराज चौहान के जो वॉरियर्स हैं, जो सामंत हैं, वो भी बड़े महान वीर थे, या अगर नहीं भी थे तो हमने ये मान लिया कि बड़े महान वीर थे, जैसा कि फिल्म में या दूसरे बताया गया। लेकिन उन महान वीरों की कोई अलग से सीन नहीं है पिक्चर में। वो अपनी वीरता सिर्फ बैठ के दरबार में, जैसा एक बॉयज़ पार्टी होती है उस तरीके का, वो एक सारी बातें करते हैं। वो बहुत, तो उनकी आप वीरता दिखा दे कि ये वीर ऐसा है, ये वीर वैसा है, एक बिल्डअप होता था। संजय दत्त ये काम कर लेता है,
यू नो। और दूसरे जो वीर थे वो इस तरह के वीर हैं, कोई इतना अच्छा तलवार चलाता है, कोई इतना अच्छा भाला चलाता है, वो एक बिल्डअप होता, वो सारी चीज़ों का एक जमावड़ा होता जो कि अब बैठे बस वहाँ पे गप्पे हाँक रहे हैं, बस दरबार में बैठे गप्पे हाँक रहे हैं, बॉयज़ जोक्स चल रहे हैं और मैन जोक्स चल रहे हैं और ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि ऑडियंस को वहीं से ही ऑडियंस वहाँ से कटी। तो वीरों का अलग अलग इंट्रोडक्शन होना भी बहुत ज़रूरी था इस फिल्म में, ये भी एक पॉइंट हो गया। और उनका कैरेक्टराइजेशन और शार्प होना बहुत बहुत ज़रूरी था। अब मैं आता हूँ पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी के ऊपर। पहली बार मुझे यशराज फिल्म का म्यूज़िक अच्छा नहीं लगा, इसमें क्लासिकल गानों की ज़रूरत थी, क्लासिकल गाने नहीं थे। संयोगिता मानुषी चिल्लर जी ने किया, जो कि उन्होंने अपनी एबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की, उनके एफ़र्ट को पूरा वो है सलाम है। बट उन्होंने बहुत ऐसा भी नहीं है कि वो रोल में मिसफिट दिखी। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो लव स्टोरी थी, वो लव स्टोरी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी ना, वो हिसाब से थी नहीं, उसको बिल्डअप नहीं था उस हिसाब से कि बिना पृथ्वीराज को देखे एक लड़की कैसे उसके प्यार में पागल हो गई। वो चीज़ नहीं थी कि वो हमेशा लोगों से पूछती कि पृथ्वी ने अब क्या किया और तब क्या किया, और उनकी सारी कहानियाँ कि पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा को हरा दिया, पृथ्वीराज ने चंदेलों को हरा दिया, ये सारी चीज़ें आनी थी। आपको पता है पृथ्वीराज और चंदेलों के बीच में कितनी लड़ाई हुई थी, और वो आला उदल और वो सब पृथ्वीराज ने ही उन सब लोगों को ख़त्म किया था। तो वो सारी बातें और वो वीरता के किस्से, और किस तरीके से अपने कज़िन को भी, एक नागार्जुन नाम का उनका कज़िन था, उसको किस तरह, ये सारी चीज़ें आनी थी। और ये सारी चीज़ें सुन सुनकर, और किस तरीके से उन्होंने अपने फादर जयचंद को भी कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में हराया था, जो अपने फादर को बहुत बड़ा मानती थी संयोगिता की, उनको तो कोई नहीं हरा सकता और मैं तो उसी को दिल दूंगी जो मेरे फादर, ये चीज़ आनी, जो मेरे फादर को हरा सके, मेरे फादर से बड़ा वॉरियर दुनिया में कोई नहीं है इधर। तो ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी थी संयोगिता के कैरेक्टर में, और संयोगिता की आसपास की चीज़ में वो चीज़ नहीं दिखी, वो चीज़ नहीं दिखी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर डायलॉग्स के माध्यम से डाली जा रही थी, जो डायलॉग्स के माध्यम से नहीं डाली जाती, वो एक्शन के माध्यम से अपने आप हो जाती हैं। वो चीज़ें जो हैं कवर करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो बहुत ही ऑब्वियस थी। तो एक तो, और फिर संयोगिता के स्वयंवर वाली बात देखिए, बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन एक बहुत पॉपुलर वर्जन है जो अमर चित्रकथा में भी है, कि संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका एक पुतला बनाया गया, और उस पुतले को जाके संयोगिता ने माला चढ़ा दी। फिल्म में यही दिखाया गया है, संयोगिता ने माला चढ़ा दी। उसके बाद सामने से पृथ्वीराज आ रहे हैं, डायलॉग बाजी होती है, कोई पृथ्वीराज को रोकता नहीं है, कोई पृथ्वीराज को कुछ नहीं करता है, और वो संयोगिता को उठा के चले जाते हैं। आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है, आपस में कोई चीज़ नहीं होती है। ये सारी जो एक नॉर्मल चीज़ बताई गई है, जो अमर चित्रकथाओं में और एक्सेप्टेड कहानियों में चीज़ ये है कि उन्होंने, संयोगिता ने पुतले को माला डाली, और रात में ही पुतले की जगह पृथ्वीराज आके खड़े हो गए थे, जो बिल्कुल उस पुतले जैसा दिखते थे, और माला डालते ही उन्होंने संयोगिता को उठाया, घोड़े पे बैठाया और वहाँ से निकल गए। ये इतना बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और ये ड्रामेटिक मोमेंट आपके पास होते हुए भी आपने ये ड्रामेटिक मोमेंट, ये बहुत सारे वर्जन्स में है, इस ड्रामेटिक मोमेंट को नहीं लिया कि किस तरह, और ऑडियंस भी वहाँ शॉक हो जाती कि पुतले की जब आंखें हिलती हल्की सी, तो ऑडियंस भी वहाँ शॉक हो जाती, और फिर एक बहुत बड़ा एक ताली मोमेंट होता, जो कि आपने नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन दिया, घोड़े से चले आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, जयचंद उनके किले में आ गए, सारी बातें हो रही हैं, कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई नहीं बात, इतनी सारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका पीछा किया गया, उनके पीछे किस तरीके से उन्होंने लड़ाई करके फिर आगे जाके उन्होंने वो किया, वो सारी बातें दिखानी ज़रूरी थी, और बहुत बहुत ज़रूरी थी। एक बात तो ये हो गई। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात पे आ जाते हैं, मोहम्मद गौरी की बात पे आ जाते हैं। मोहम्मद गौरी जिस एक्टर ने किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, और आपकी एक्टिंग में डेप्थ है, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें वेरी वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन
जिस तरीके से हीरो को बिल्डअप करना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से विलन को भी बिल्डअप करना ज़रूरी होता है। वो बात हर कमर्शियल फिल्म मेकर को ये बात अच्छे से पता है। जो नहीं करता है वो उसका खामियाजा भुगतता है। अगर आपको अभी हाल फिलहाल की रिलीज़ हुई फिल्म पद्मावत भी अगर आपको याद है, तो उसमें जो रणवीर सिंह ने खिलजी का किया है, उसको किस तरीके से बिल्डअप किया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि उसमें बड़ी सारी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। हो सकता है खिलजी ऐसा ना नाचता हो, ऐसा ना गाता हो और इस तरह की चीज़ें ना करता हो, लेकिन उसका जो बिल्डअप किया गया वो बहुत ही एनर्जेटिक था, बहुत ही खूंखार था। और रणवीर सिंह ने उसको, सॉरी रणवीर कपूर कह गया मैं, रणवीर सिंह ने उसको बहुत अच्छे से किया। तो ऐसी तरीके से एक विलन का भी इस किस्म का बिल्डअप होना कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी था। तो ये भी एक सोल्यूशन है कि विलन का भी एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन सीन होना चाहिए था। और गज़नी में, महमूद अफ गज़नी में और मोहम्मद गोरी में क्या अंतर है ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि ये किस तरीके से ज़्यादा बेटर मिलिट्री वाला है और किस तरीके से ये हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना चाहता है। वो उस तरीके की बात भी आनी बहुत ज़रूरी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी मेरा एक सॉल्यूशन है कि ये भी करते तो इस तरह से चीज़ और बेटर होती। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन बात पे। देखिए, युद्ध के सीन्स में थ्रिल आना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्वयंवर वाली बात हो गई, मैंने सोल्यूशन आ गया। इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई, हीरो हीरोइन, लोगों के इसकी बात हो गई, बैकग्राउंड, सारी बातें मैंने कर दी। रोमांस की भी बातें कर दी, वो खोना बहुत ज़रूरी था। अब युद्ध के सीन्स में डिटेलिंग होना सब ने देख लिया। अलेक्जेंडर से लेकर मोजेस, अलेक्जेंडर, सारी चीज़ों से लेकर सब ने, सारी ग्लैडिएटर, सारी फिल्में सब ने देख ली। युद्ध के, बाहुबली भी देख लिया। युद्ध के सीन में डिटेलिंग वॉरफेयर में होनी बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से सेनाएं एक दूसरे को घेरती हैं, करती हैं। और हिंदुस्तान में तो व्यूह रचनाएं हुआ करती थी उस ज़माने में। हमारे यहाँ तो युद्ध शास्त्र बहुत बड़ा था, तो उस युद्ध शास्त्र के ऊपर जो चीज़ें होती वो बिल्कुल नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं थी कि वो इस तरह से हम ऐसा अटैक करेंगे, वो वैसा अटैक करेंगे, उसकी तरफ से ये होगा, उनकी तरफ से ये होगा, वो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वो चीज़ क्रिटिक्स को भी, हिस्टोरियंस को भी ठीक नहीं लगी। और उस ज़माने में सबसे बड़ी बात जो होती थी कि जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी और वो तुर्कों की सेना और उन सारी सेनाओं का एडवांटेज होता था, वो उनके आर्चर्स बड़े स्मार्ट होते थे और वो कम चीज़ों के साथ वो ज़्यादा काम कर लेते थे। और घुड़सवारी और उसमें वो लोग थोड़े से ज़्यादा वो थे। तो वो चीज़ें जो हैं इसमें नहीं आई। और पहली बार में पृथ्वीराज चौहान ने किस तरीके से उनको हराया, क्या व्यू रचना की, कैसे हराया, वो भी बात नहीं आई। जहाँ पे उनकी ब्रेवरी, उनकी समझदारी, ये सारी चीज़ें सही से देखनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। देयर वॉज नो थ्रिल इन इट, इट वॉजेंट अ थ्रिल। और मज़ा तो तभी आता जैसा आप अलेक्जेंडर फिल्म में देखते हैं कि वो एक अलग से एक फ्लैंक बनाकर वो घुस जाता है, जहाँ से वो लोग नहीं सोचते हैं कि वो घुसेगा, वहाँ से वो घुस के पूरी सेना को चीर कर देता है। और उन लोगों को लगता है कि हमने इसको वो पकड़ लिया। तो अगर इधर उधर से कुछ इंस्पिरेशन भी लेना था तो वो लेकर उस चीज़ को दिखा सकते थे कि किस तरीके से। बाकी सीन्स अपनी जगह ठीक थे, बाकी सीन्स अपनी जगह अच्छे थे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, किस तरीके से उसने माफ़ किया। और एक चीज़ पे फिल्म में बड़ा जोर दिया गया है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वो मैं समझ रहा हूँ क्यों इतनी बार उस चीज़ को बार बार लाया गया है कि वुमेन को भी इसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट। वो देखिए, एक दो सीन में वो बात कही जा सकती है, उसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा टाइम हम नहीं बिता सकते। वो इसलिए आपने बताया क्योंकि आपने सती भी दिखाई। सती आपको नहीं दिखानी चाहिए थी, उसको आपको बहुत ही टैक्टफुली उसको मैनेज करना था। उसके ऊपर गाना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे टाइम पे गाना आना, जब आप सब चीज़ हार चुके हैं, ये कोई गाने का कोई टाइम नहीं होता है कि जब सारी चीज़ें खो चुकी होती हैं। और ना ही उस गाने में या उन सारी चीज़ों में ऐसी कोई बात थी कि वो आपको रुला सके, क्योंकि आप कैरेक्टर से जुड़े नहीं थे उस समय तक। तो जो आपको रुला दे या ये कर दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही एक उसको बहुत ही पोएटिक ढंग से, बहुत ही सिंबॉलिक ढंग से उस चीज़ को दिखानी थी, अगर दिखानी थी भी तो भी। तो ये चीज़ भी बहुत ही गलत थी। और फिर पृथ्वीराज कैसे हारे, वो भी बहुत ही उससे दिखाना था कि पृथ्वीराज को ऐसा वॉरियर दिखाना था कि उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन, वो हार नहीं सकता है। लेकिन फिर उसको किस तरीके से हराया गया, किस चालाकी से हराया गया, इस बात में भी डिटेलिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। ये भी मेरा एक इसमें एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि आपको ये चीज़ कैसे ऐसे आप करते तो वो सारी चीज़ें होती। अब घूम फिर के फिर आ जाते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स पे। देखिए, आज भी आप लोगों में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चले जाइए, देख लीजिए।
एक डायलॉग था, एक पंक्तियाँ थीं जो चंद वरदाई जो सोनू सूद ने कैरेक्टर किया है। एक तो सोनू सूद का कैरेक्टर हमेशा कभी अच्छी बात ही नहीं बोलता है पूरी फिल्म में। ये एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर हो गया ना, ये बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेट हो गया कि वो हमेशा ही इज टेलिंग यू अ सेंस ऑफ डूम। देयर इज़ नो सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन द फिल्म, देयर इज़ ऑलवेज अ हैंगिंग सेंस ऑफ डूम इन द फिल्म कि अरे ये तो होना ही होना है। ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अच्छा कवि बता सकते हो, लेकिन उसको सब चीज़ फ्यूचर के बारे में पता ही है, मरने ही वाले हैं, तो फिर क्या मतलब है किसी चीज़ का। तो वो एक बहुत ही, आई डिड नॉट लाइक दैट पोर्शन, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी नहीं अच्छा लगा। एनी हाउ, तो जो सोनू सूद का कैरेक्टर है, वो क्लाइमेक्स में जब ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं, अक्षय कुमार, पृथ्वीराज चौहान और चंद वरदाई, तो पूरे इंडिया में मशहूर है कि वो बोलता है जब उसको गौरी जब पृथ्वीराज चौहान जी को अपनी कला और अपना युद्ध कौशल गजनी के लोगों को दिखाने के लिए कहता है, तो वो बोलते हैं कि शब्द भेदी बाण चला लेते हैं और इस तरह के। तो वो क्या दिखाता है कि भाई आप बताओ, और वो शब्द भेदी बाण उनको दिए जाते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी कौशल दिखाते हैं। उस समय चंद वरदाई बोलते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ये आप देख लीजिए, ये पूरे मशहूर है। बस 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहू पर सुल्तान चुको चौहान, ये बात है। ये बात पूरे इंडिया में मशहूर है, सबको पता है, ये कहावत में भी कही जाती है हर तरीके से। ये बात फिल्म में नहीं दिखाई गई कि उन्होंने करेक्ट कोडेड भाषा में बता दिया कि चौहान सुल्तान कहाँ बैठा है, आप वहीं पर तीर मारो और वो मरे। ये जो एक थ्रिल था इस चीज़ का कि हम लोग किस तरीके से चौहान को यहाँ डिसेबल्ड, सुल्तान को यहाँ पर डिसेबल्ड होते हुए भी मारेंगे, वो थ्रिल, वो प्लानिंग पूरी मिसिंग थी। अब उनको करेक्ट डिस्टेंस कैसे पता चला, ये हमको दिखाना था कि चंद वरदाई करेक्ट डिस्टेंस कैसे पता करते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक रहा है, कैसे करते हैं, क्या पूरी प्लानिंग होती है, कैसे उसको झांसे में अपने उसमें समाते हैं और किस तरीके से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। और वो एक उस पे करके, और ये भी बात कही जाती है कि अंत में हम इनके हाथ नहीं मरेंगे, ये बोलकर चंद वरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने खुद ही एक दूसरे की जान ले ली थी। ये बात भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी। ये सब एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। और वो जो क्लाइमेक्स का थ्रिल था, वो क्लाइमेक्स का थ्रिल भी कुछ अलग ढंग से दिखाया गया, जो कि देखिए बहुत सारी चीज़ों में ना जो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि रियलिटी कुछ और हो, लेकिन लोगों के दिमाग में तो कुछ कन्वेंशन है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं की गई थी। तो ये सारे चेंजेस करते, म्यूज़िक के ऊपर और ध्यान देते, बैटल सीन्स के ऊपर और ध्यान देते, साइड के कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर और ध्यान देते। और जो कि एक पृथ्वीराज बहुत बड़े मिलिट्री जनरल थे, और उस मिलिट्री जनरल की क्या स्किल्स थी, उनकी बैटल के अंदर क्या क्या वो थी, वो दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी था, जो नहीं दिखाया गया। और अगर ये सारे सॉल्यूशन करते तो मेरे ख्याल से ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती, नो डाउट बहुत बड़ी हिट होती। सारे एक्टर्स का काम अच्छा था, कोई ऐसा बुरा नहीं था। अक्षय कुमार जी का भी काम अच्छा था, कोई ऐसा बुरा नहीं था। और ये सारी बातें ना जो लोग कहते हैं कि उन्होंने मूंछ नहीं उगाई, उन्होंने दाढ़ी नहीं उगाई, ये सब बेकार की बातें हैं। दुनिया का बेस्ट मेकअप अवेलेबल रहता है, और हर चीज़ ऑर्गेनिक, उसकी वजह से फिल्में अगर चलना और नहीं चलना होता तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो नकली मूंछ लगा के सुपर डुपर हिट हुई हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। और बेसिक बात यह है कि स्टोरी, इमोशन, कनेक्ट था कि नहीं था, जो नहीं था। म्यूज़िक था कि नहीं था, नहीं था। लोग जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए, नहीं जुड़ पाए। सो दिस वाज द बेसिक रीज़न। सब करते तो बहुत बड़ी हिट होती पृथ्वीराज। अगली वीडियो में फिर आऊँगा किसी और फिल्म के साथ, कोई और सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।